मॉन्स्टैक के 60 डेज चैलेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है D18। रेस्ट एपीआई का चैप्टर आपका शुरू हो चुका है। एक्सप्रेस आप पढ़ रहे हो। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको Node.js में रेस्ट एपीआई बनाना है तो एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हैं। तो रेस्ट एपीआई पढ़ने के बाद आप एक्सप्रेस के बारे में ऐसे लोगों को बता सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्रेस क्या होता है तो ऐसे बताएंगे कि एक्सप्रेस जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा लाइब्रेरी है जिसको हम Node.js में रेस्ट एपीआई बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले आप रेस्ट एपीआई नहीं पढ़े थे, इस वजह से आपको बताया गया था कि एक्सप्रेस का इस्तेमाल Node.js के काम को आसान करने के लिए किया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन टेक्निकल टर्म पे देखा जाए तो उससे हम रेस्ट एपीआईज वगैरह बनाते हैं या एपीआई बनाते हैं। तो आज के बाद कोई भी आपसे पूछे कि एक्सप्रेस क्या होता है तो यही जवाब दीजिएगा कि जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है जिसको Node.js में रेस्ट एपीआई या एपीआई बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एपीआई बनाने का मतलब क्या हो गया? सर्वर पे कोड स्टाइल एपीआई के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फॉलो करना, रिक्वेस्ट हैंडल करना है एंड पॉइंट और एचटीटीपी मेथड से, और रिस्पॉन्स हैंडल करना है स्टेटस कोड और जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स देकर, है कि नहीं? तो पिछले वीडियोज़ का कॉन्टिन्यूशन है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये समझने में दिक्कत होंगी ना, तो अगर आप देख चुके हो तो ही इस वीडियो को देखिएगा। चलिए, आज हम एक रेस्ट एपीआई बनाने वाले यानी कि एपीआई बनाने वाले हैं एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने का। एक ऐसा सर्वर का कोड लिखना है जिससे हम नए एम्प्लॉय को रजिस्टर कर सके, यानी कि स्टोर कर सके। जितने भी एम्प्लॉय हमारे सर्वर्स के अंदर स्टोर किए गए उनको हम फेच कर सके। ठीक है। थर्ड, अपडेट कर सके, जैसे किसी एम्प्लॉय का कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करना है तो वो कर सके, ये होता है अपडेट। और चौथा, उसको डिलीट कर सके। तो जनरली आज आप सीखने वाले हो CRUD ऑपरेशन। रेस्ट एपीआई की सहायता से CRUD ऑपरेशन कैसे बनाएंगे। किसका CRUD बिल्ड करने वाले? एम्प्लॉयज़ का, जिसका इन्फॉर्मेशन उसका CRUD आप समझो। मान के चलिए कि ये सैलरी से रिलेटेड CRUD बना रहे होते तो बोलते कि हम सैलरी का CRUD बना रहे या सैलरी से रिलेटेड रेस्ट एपीआई बना रहे। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी रेस्ट एपीआई बनाना होगा तो सबसे पहले एंड पॉइंट का डिसीजन लेंगे। तो एम्प्लॉय से रिलेटेड हम CRUD बना रहे हैं ना, एम्प्लॉय से रिलेटेड रेस्ट एपीआई एपीआई बना रहे, तो एंड पॉइंट किस नाम से होगा? एम्प्लॉयज़ के नाम से या एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, तो एंड पॉइंट का डिसीजन हो गया। इसके बाद आपने जाना था कि एचटीटीपी मेथड का डिसीजन लेंगे, तो हमको क्या करना है? रजिस्टर करना है। रजिस्टर मतलब एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना। तो इसके लिए मतलब रजिस्टर करने के लिए जब हम कोड लिखेंगे तो एचटीटीपी मेथड क्या इस्तेमाल करेंगे? पोस्ट। फेच यानी कि रीड करना, तो यहाँ पे एचटीटीपी मेथड इस्तेमाल करेंगे गेट। अपडेट के केस में पुट या पैच इस्तेमाल कर लेंगे, और डिलीट के केस में डिलीट इस्तेमाल कर लेंगे। समझे? तो देखिए, जब भी रेस्ट एपीआई बनाते हैं तो सबसे पहले एंड पॉइंट का डिसीजन लेते हैं, जिसके रिगार्डिंग काम करना है उसके अकॉर्डिंग। हमें एम्प्लॉयज़ के लिए काम करना था इसलिए हमने एम्प्लॉय के नाम से एंड पॉइंट बनाया। फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कब कौन सा एचटीटीपी मेथड इस्तेमाल होगा। तो हमें 4 अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। स्टोर वाला ऑपरेशन हमेशा पोस्ट से होगा, रीड करने वाला हमेशा गेट से होगा, अपडेट करने वाला हमेशा पुट या पैच से होगा, दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल करेंगे, और डिलीट वाला हमेशा डिलीट से होगा। ठीक है। अब इसी चीज़ को चलिए प्रैक्टिकली हम देखते हैं। वैसे जो भी आपने पढ़ा है उसका नोट सोर्स कोड सब अपलोड हो गया है वेबसाइट पे codingott.com ट्यूटोरियल्स। मॉन्स्टैक 60 डेज में जाइएगा ना तो दिख जाएगा, थंबनेल पे क्लिक करना है और डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, डेस्कटॉप पे एक प्रोजेक्ट बनाइए, मतलब कि फोल्डर जिसमें Node.js के सारे सोर्स कोड के फाइल्स को हम रखेंगे। देखिए, मैंने फोल्डर का नाम डिफाइन कर दिया एम्प्लॉयज़, यानी कि ये आपका प्रोजेक्ट हो गया। फाइल में आइए VS कोड के अंदर ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस और डेस्कटॉप लोकेशन से एम्प्लॉयज़ को चूज़ कर लीजिएगा। ऐसे राइट क्लिक करेंगे और सबसे पहले इसके लिए टर्मिनल खोलिए। npm init-y पैकेज.json को जनरेट करेंगे। अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो तो आइडिया हो गया होगा कि क्यों जनरेट करते हैं। जब ये हो जाएगा तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल कीजिएगा ऐसे। ठीक है। तो इससे पहले आपने मतलब अब तक आपने एक ही थर्ड पार्टी मॉड्यूल पढ़ा है एक्सप्रेस रेस्ट एपीआई बनाने के लिए। आज एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, नैनो आईडी। इससे आप डायनेमिक स्ट्रिंग जनरेट कर पाएंगे। इसका एक खास उपयोग है, आपको पता चलेगा। ठीक है। तो जिस तरीके से इसको हमने इंस्टॉल किया ना, इसको भी इंस्टॉल कीजिए। तो npm इंस्टॉल नैनो आईडी।
तो एक्सप्रेस से हम क्या करते हैं, रेस्ट एपीआई बनाते हैं या एपीआई बनाते हैं और नैनो आईडी से जनरेट डायनेमिक आईडी, मतलब जितना बार हम इसको कॉल करेंगे ना इसके फंक्शन को, उतना बार ये हमें आईडी देगा, यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू देगा और सब यूनिक होगा इस तरीके से। इसकी ज़रूरत क्या है वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो इसको भी हमने इंस्टॉल किया, इसको भी इंस्टॉल किया, क्योंकि दोनों थर्ड पार्टी मॉड्यूल है। डन। चलिए अब एक सर्वर का फाइल बना लीजिए index.js के नाम से और इसको कंपाइल कर लीजिएगा नोड बोन राइट करके। डन। कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर्ड फंक्शन कॉल एक्सप्रेस मॉड्यूल को रिक्वायर कर लीजिए। ऐप के नाम से कॉन्स्टेंट बनाइए और एक्सप्रेस फंक्शन को ऐसे कॉल कर लेंगे। लिसन फंक्शन कॉल्ड ऐप के लिए पोर्ट सेट कर दीजिएगा 8080। एडो फंक्शन console.log सर्वर इज रनिंग। ठीक है, सेव कीजिए और टर्मिनल चेक कीजिए। ओके, काम कर रहा है। ठीक है, ऐप डॉट गेट एंड पॉइंट किस नाम से बनेगा, एम्प्लॉयज़ के नाम से। डन, क्योंकि एम्प्लॉय पे काम करना है। गेट के अंदर फेच करने का कोड करेंगे, लेकिन पहले स्टोर करने का कोड कर लीजिए। पहले पोस्ट मेथड डिफाइन कर लीजिए। यहाँ एडो फंक्शन रिक्वेस्ट रिसीव्ड रिस्पॉन्स रिसीव्ड, रिस्पॉन्स के अंदर से सेंड फंक्शन कॉल्ड सक्सेस। पहले टेस्टिंग करेंगे, इसलिए मैंने सेंड फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है। जब रियलिटी में काम शुरू करेंगे ना तब रूल फॉलो कर लेंगे रेस्ट एपीआई वाला। तो पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो ये मैसेज आएगा। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप कॉपी पेस्ट नहीं करो क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। गेट रिक्वेस्ट करेंगे एम्प्लॉयज़ का तो सक्सेस का मैसेज आएगा। ठीक है, पुट रिक्वेस्ट करेंगे तो एम्प्लॉयज़ का तो सक्सेस का मैसेज आएगा, और डिलीट रिक्वेस्ट करेंगे तो डिलीट का मैसेज आएगा। ठीक है, डन। तो मैंने क्या किया, अब आप एम्प्लॉयज़ का पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे तो ये मैसेज आएगा, गेट रिक्वेस्ट करोगे तो ये मैसेज आएगा, पुट रिक्वेस्ट करोगे तो ये मैसेज आएगा, और डिलीट रिक्वेस्ट करोगे तो ये मैसेज आएगा। तो एम्प्लॉय स्टोर करने का कोड यहाँ, फेच करने का कोड यहाँ, अपडेट करने का कोड यहाँ, डिलीट करने का कोड यहाँ। सिंपल। थंडर क्लाइंट में आइए और रिक्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा नाम चेंज कर दीजिए ताकि पहचानने में आसानी हो। तो गेट पोस्ट पुट ये सब लगा लीजिएगा ऐसे। डिलीट। ठीक है, तो अब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि हाँ किस फंक्शन ने रेस्पॉन्ड किया है। लोकल होस्ट 8080/employees इसका रिक्वेस्ट कीजिएगा। मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट किया। ओके, यहाँ क्वेरी पे क्लिक कर दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखते हैं, मे भी कुछ इशू होगा। एम्प्लॉयज़, ओके, एम्प्लॉयज़ लोकल होस्ट 8080 एम्प्लॉयज़। स्पेलिंग सही है ना, कुछ गलत है क्या? हाँ, लग तो रहा है। टर्मिनल चेक कीजिए। अच्छा, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स को लेकर कुछ गलती है यहाँ रिक्वेस्ट देना चाहिए था ना। यहाँ लिखिए फर्स्ट आर्गुमेंट में रिक्वेस्ट, यहाँ भी लिखिएगा रिक्वेस्ट, और यहाँ पे भी लिखिएगा रिक्वेस्ट। चलिए सेव कीजिए और सेंड पे क्लिक कीजिए। आ गया। पोस्ट रिक्वेस्ट किया मैंने तो सक्सेस पोस्ट आया। अगर मैं गेट कर रहा हूँ तो सक्सेस गेट, अगर मैं पुट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो सक्सेस पुट, अगर मैं डिलीट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो सक्सेस डिलीट। डन। अब यहाँ देखिए, पोस्ट करने के दौरान यहाँ से डेटा भेजिए तो जेसन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेसन से अच्छा कन्वीनियंट होता है फॉर्म यूआरएल इनकोडेड, इस फॉर्मेट में डेटा भेजिएगा तो वो जेसन वाला सिंटेक्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो एम्प्लॉय का नेम मैं भेज रहा हूँ ऐसे। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय का सैलरी भेज रहा हूँ, फिर एम्प्लॉय का रोल भेज रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, चलिए ये मैंने सेंड किया। पोस्ट रिक्वेस्ट किया मैंने। सेंड करने के दौरान मुझे ये डेटा रिसीव करना है यहाँ पे इसके अंदर। तो जनरली पोस्ट किया गया डेटा रिक्वेस्ट के अंदर से बॉडी प्रॉपर्टी से आपको मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डेटा नहीं आएगा, आपको इसमें डेटा इंजेक्ट करना होगा। जैसे देखिए, अगर मैं डेटा नाम का कॉन्स्टेंट बनाऊँ और console.log में डेटा रखूँ, अब अगर मैं रिक्वेस्ट करने के दौरान डेटा भेजूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अनडिफाइंड दिखेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डेटा इसमें आएगा नहीं। आपको एक्सप्रेस से इंजेक्ट करना पड़ता है डेटा, मतलब बोलना पड़ता है कि रिक्वेस्टेड बॉडी में डेटा डाल दो। तो लिसन फंक्शन के बाद
इस लिसन फंक्शन के बाद ऐप के अंदर से यूज फंक्शन कॉल कीजिएगा, एक्सप्रेस के अंदर से जेसन फंक्शन कॉल कर दीजिएगा, फिर रिपीट कीजिए इसको, और यहाँ पे URL इनकोडेड फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी का वैल्यू कर देंगे फॉल्स। डन। तो देखिए अभी आप डेटा भेजने के लिए फॉर्म URL इनकोडेड फॉर्मेट चूज़ कर रहे हो, तो अगर ये फॉर्मेट चूज़ किया गया ना तो इस लाइन की वजह से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डेटा मिल जाएगा। लेकिन अगर जेसन फॉर्मेट चूज़ किया गया होता तब आपको इस लाइन की वजह से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डेटा मिलता। तो दोनों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल हो सके इसलिए दोनों लिखा जाता है, समझ गए? ठीक है, ये मैंने चूज़ किया, कन्वीनियंट होता है इस तरीके से डेटा भेजना। अब चलिए ट्राई करते, मैंने फिर से रिक्वेस्ट किया, देखिए आ गया नेम और सैलरी रोल। इसमें यूनिक आईडी चाहिए हमें, मतलब यूनिक स्ट्रिंग चाहिए। हर एम्प्लॉय में हमको हर एम्प्लॉय का एक यूनिक आईडी चाहिए ताकि हम अपडेट और डिलीट कर सकें। बिना आईडी का आप अपडेट और डिलीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो इसलिए हमने नैनो आईडी इंस्टॉल किया है। तो यहाँ देखिए रिक्वायर्ड फंक्शन कॉल करेंगे और नैनो आईडी को इंपोर्ट कीजिए। ये ऑब्जेक्ट देगा जिसके अंदर नैनो आईडी नाम का प्रॉपर्टी होगा, तो डीस्ट्रक्चर कीजिएगा, ठीक है? तो अब इसको फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे तो ये आईडी देगा। तो यहाँ देखिए यहाँ ऊपर में ही रिक्वेस्ट के अंदर से बॉडी और बॉडी के अंदर से आईडी। तो बॉडी प्रॉपर्टी में आईडी नाम का प्रॉपर्टी सेट हो जाएगा और नैनो आईडी क्या करेगा, आईडी बनाकर उसमें रख देगा। अब देखिए अब अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो नेम सैलरी रोल तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको यूनिक आईडी मिलेगा। और जितना बार डेटा भेजे उतना बार हर ऑब्जेक्ट का, हर एम्प्लॉय का अलग अलग आईडी आपको मिलेगा, ठीक है? अगर आपके ऑब्जेक्ट में आईडी नहीं होगा तो आप ना अपडेट कर पाओगे ना ही डिलीट कर पाओगे उसको, इसलिए आईडी ज़रूरी है ताकि अपडेट डिलीट किया जा सके, समझे? तो वही आईडी डायनेमिकली जनरेट करने के लिए हमने नैनो आईडी नाम के मॉड्यूल को इंस्टॉल किया है, थर्ड पार्टी मॉड्यूल, ठीक है? ओके, अब इसको हमें स्टोर करना है फाइल्स में। और रियलिटी में फाइल में स्टोर नहीं किया जाता एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन, डेटाबेस में स्टोर करते हैं। वो आगे का चैप्टर है आपका, तो अभी जितना आपने पढ़ा है उसी से हमें सीखना है। तो यहाँ देखिए एम्प्लॉयज़ के अंदर मैंने यहाँ पे स्टोरेज के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं employees.json के नाम से फाइल बना लेता हूँ ऐसे, और इसमें एम्प्टी एरे रखिएगा इस तरीके से, ठीक है? ऐसा क्यों? ताकि मल्टीपल एम्प्लॉय को स्टोर किया जा सके, पहला एम्प्लॉय फिर दूसरा एम्प्लॉय फिर तीसरा एम्प्लॉय, ऐसे, समझे? इसलिए एरे दिया गया। सेव करके कट कर लीजिएगा, यहाँ एम्प्टी एरे होना चाहिए ध्यान से जिस वक्त आप बनाओगे इसको। ओके, पहले उस फाइल को रीड करेंगे। तो यहाँ देखिए fs मॉड्यूल को मैंने रिक्वायर किया ऐसे, फिर पाथ मॉड्यूल को रिक्वायर कर लीजिएगा, डन। रूट की जानकारी प्राप्त कर लेंगे dir नेम से। अब यहाँ पे लोकेशन बनाइए। अच्छा, एक और चीज़, लोकेशन ना मतलब कि हमें फाइल का पाथ कई जगह पे रीड करना है, इसलिए ऊपर ही बना लेंगे, यहीं पे बना लेता हूँ मैं फाइल का लोकेशन, ताकि मैं नीचे सब में एक्सेस कर सकूँ, बार बार मुझे डिफाइन ना करना पड़े। तो पाथ डॉट ज्वाइन बताएंगे कि रूट के अंदर स्टोरेज नाम का फोल्डर है और स्टोरेज फोल्डर के अंदर है employee.json, यही है ना, एम्प्लॉयज़ है, अच्छा ठीक है। अब इसी को रीड करना है, इसी पे क्रिएट करना है, सब कुछ इसी के लिए करना है। तो ये चारों फंक्शंस में यूज होना था, इसलिए मैंने ग्लोबली बनाया। अब चलिए रीड करते हैं इसको हटाइए कंसोल को, और यहाँ पे fs के अंदर से रीड फाइल सिंक फंक्शन को कॉल कीजिए। यहाँ लोकेशन पास कीजिएगा, लेकिन ये एरे बफर देगा जिसको मशीन समझ सकता है, आप नहीं समझ सकते हो, खुद हम समझ सके इसलिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैंने UTF-8 दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑल डेटा के नाम से कॉन्स्टेंट बनाता हूँ, console.log ऑल डेटा, डन। चलिए पोस्ट रिक्वेस्ट करके देखिए थोड़ा सा क्या होता है। मैंने सेंड किया, कंसोल चेक कीजिए, आ गया। आपको दिख रहा है ये एरे जैसा, रियलिटी में ये एरे है नहीं। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ कीवर्ड का इस्तेमाल करूँ, टाइप ऑफ कीवर्ड इसका डेटा टाइप बताएगा, तो देखिएगा क्या आएगा। मैंने सेंड किया, चेक कीजिए, देखिए स्ट्रिंग आया, एरे नहीं है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऑल डेटा में
ऑल डेटा एरे के लिए पुश फंक्शन कॉल करूँ, पता है ना, पुश फंक्शन होता है जिससे हम एरे में डेटा को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये एरे है ही नहीं, क्योंकि ये डॉट जेसन फाइल से आ रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, डॉट जेसन फाइल से ऑब्जेक्ट आएगा या एरे आएगा, तो दिखने में एरे और ऑब्जेक्ट जैसा है, लेकिन रियलिटी में ये क्या है, ये रियलिटी में है जेसन स्ट्रिंग। समझे, ये रियलिटी में क्या कहलाएगा, जेसन स्ट्रिंग कहलाएगा। तो इसको प्योर जेसन स्ट्रिंग को आपको पार्स करना होगा, तब आप एरे को एरे के रूप में, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ देखिए, ये पुश फिलहाल के लिए हटाइए। अभी मैं यहाँ पे जेसन के अंदर से पार्स फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है। तो अब ये ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो अब देखिएगा, अभी मैं ऑल डेटा का डेटा टाइप चेक कर रहा हूँ, अभी क्या आएगा। मैंने सेंड किया, चेक कीजिए, आ गया ऑब्जेक्ट। एरे के केस में भी ऑब्जेक्ट आएगा जनरली, क्योंकि आप जेसन फाइल के अंदर हो। लेकिन अब हम उसके लिए पुश फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो ऑल डेटा के लिए ये देखिए, मैंने पुश नाम का फंक्शन कॉल किया और डेटा, इसी में एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना, इसको पुश कर देंगे। तो होगा क्या, इस एरे के अंदर पहले एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन, फिर दूसरे की इन्फॉर्मेशन, तीसरे की इन्फॉर्मेशन, ऐसे जाएगा। मल्टीपल एम्प्लॉय स्टोर करना था, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें एम्प्लॉय को मतलब कि कलेक्ट करके प्रिपेयर कर लिया। अब इसी को हम उस फाइल के अंदर राइट कर देंगे, दोबारा एम्प्लॉय डॉट जेसन फाइल के अंदर राइट कर देंगे। कैसे, एफएस मॉड्यूल के अंदर से राइट फाइल सिंग फंक्शन कॉल कर लीजिएगा। कहाँ राइट करना है, इसी में राइट करना है, इसलिए ये लोकेशन दिया मैंने। ये राइट करना है ना ऑल डेटा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब इस ऑल डेटा को राइट करने के लिए फिर से स्ट्रिंग बनाना होगा। तो काम कर लीजिए, यहाँ पे कंटेंट के नाम से एक कांस्टेंट बना लीजिए और जेसन स्ट्रिंगिफाई कॉल करेंगे ऑल डेटा के लिए, मतलब वापस इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है। वो स्ट्रिंग बन के इसमें जाएगा, वो यहाँ पास कर दीजिए, डन। तो पहले उस फाइल के अंदर से कंटेंट निकला, फिर उसके अंदर पुश किया मैंने कंटेंट, ताकि पुराना अगर कोई एम्प्लॉय है वो रह जाए, वो एज इट इज़ रहे, वो लॉस ना हो, इसलिए हमने पुश फंक्शन कॉल किया है। फिर हम क्या करेंगे, फिर जो नया एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन गया है ना पुराने के साथ, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके तब इस फाइल में राइट करें, क्योंकि राइट फाइल सिंग स्ट्रिंग राइट करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट राइट नहीं करेगा, ठीक है। और जेसन स्ट्रिंगिफाई जब भी कॉल कीजिएगा तो सेकेंड आर्गुमेंट नल, थर्ड आर्गुमेंट ट्रू दीजिएगा, ताकि बेहतर रीडेबिलिटी हो सके, ठीक है। हम रेस्ट एपीआई बना रहे हैं, इसलिए स्टेटस कोड दीजिए 200, जेसन फंक्शन कॉल कीजिए और ऑब्जेक्ट में मैसेज प्रॉपर्टी का वैल्यू ऐसे पास कर दीजिएगा, एम्प्लॉय एडेड, जिससे पता चलेगा कि हाँ एम्प्लॉय ऐड हो गया, डन। चलिए टेस्टिंग करते हैं, सेंड एम्प्लॉय एडेड। आप यहाँ पे चेक करो, ये देखिए आ गया। फिर अगला एम्प्लॉय ऐड कीजिए, यहाँ जाइए, मैं राहुल कुमार को ऐड करता हूँ, सेंड। फिर मैं श्रेया कुमारी इनको ऐड करता हूँ एम्प्लॉय डॉट जेसन में, ये देखिए। तो हम जितना एम्प्लॉय ऐड करेंगे वो पुराने एम्प्लॉय को लॉस नहीं करेगा, रिमूव नहीं करेगा, इसलिए हमने पहले पुराना डेटा रीड किया हुआ है यहाँ पे, रीड फाइल सिंक की वजह से, ठीक है। और फिर हम पुश फंक्शन कॉल करें, जिससे क्या हो रहा है, पुराना डेटा उसमें पुराना एम्प्लॉयज़ रह जा रहा है और अगला एम्प्लॉय उसमें ऐड हो जा रहा है, उस एरे के अंदर चला जा रहा है, ठीक है। अब ऐसा करने से हमको एक एरे मिलता है जिसमें हम अब तक का सारा एम्प्लॉय है और नया वाला एम्प्लॉय भी है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके राइट फाइल सिंक से उसको राइट कर दे रहे हैं, डन। ठीक है, इसको हटाइए थोड़ा सा, 1 मिनट। अब चलिए रीड करने की कोडिंग करेंगे। कैसे रीड होगा, ये है गेट, यहाँ पे एफएस मॉड्यूल के अंदर से रीड फाइल सिंक फंक्शन कॉल कर लीजिएगा, और पहले लोकेशन दीजिए, क्योंकि उसी फाइल को रीड करना है, एम्प्लॉय डॉट जेसन को, UTF-8, क्योंकि वो है ना, क्या कहते हैं, ये एरे बफर देगा आपको जो मशीन रीडेबल होगा, ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। कंटेंट नाम के या टेक्स्ट नाम के कांस्टेंट में इसको रख लीजिए, ठीक है।
लेकिन ये स्ट्रिंग है, जेसन स्ट्रिंग है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। रिस्पॉन्स जब भी भेजेंगे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भेजना है ना, क्योंकि आप रेस्ट एपीआई बना रहे हो, तो इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कीजिए। तो या तो यहीं पे जेसन पार्स कॉल कर लीजिए, या ये देखिए मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के नाम से कांस्टेंट बना लिया और जेसन पार्स में टेक्स्ट को रखता हूँ। तो अब क्या होगा, ये प्योर ऑब्जेक्ट मिलेगा और इसी को रिस्पॉन्स के रूप में भेज दीजिएगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200। और जेसन फंक्शन में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पास कर दीजिए, तो जो डेटा रीड होगा वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा और फिर रिस्पॉन्स जाएगा। क्योंकि अब आपको जेसन फंक्शन कॉल करना है ना, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। अब चलिए गेट रिक्वेस्ट करते हैं, ये देखिए आ गया, जितना भी एम्प्लॉइज़ में था सब रीड होकर आ गया। प्रैक्टिस कीजिए। पुट और डिलीट थोड़ा सा हार्ड है, उसका डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे। कोडिंग ओटीटी पे वापस आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।